वो था मोदी का विरोधी। गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए उसमें हमारी फैक्ट्री जो थी वो जल गई, ऑफिस जल गई, घर जल गया था और हम लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। खुलकर की मोदी की खिलाफत। इस फसाद में यूँ लगा कि यार इनफ इज इनफ, तो इस बार यूँ लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। फिर हुई मोदी से एक मुलाकात। 5th फ्लोर पे मोदी साहब का कमरा था, तो वहाँ खड़े थे मोदी साहब मुझे इस्तकबाल में और मेरे गले में हाथ डाला और बोला यार क्या चल, यूं करके उनकी जो स्टाइल है ना एकदम। मुलाकात हुई, क्या बात हुई कि मोदी का विरोधी बना उनका मुरीद। तो मैंने कहा सर आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं? तुम मेरे हो। उस पर मोदी ने मुझे 20 मिनट तक लेक्चर दिया वहीं। बहुत करीबी माने जाते हैं और आज से नहीं तब से जब से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों के बाद इन्होंने ही अपना बहुत कुछ गंवाने के बाद मोदी के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन शुरू किया था, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही जफर सरेशवाला जो मोदी के बहुत बड़े विरोधी माने जाते थे, वो आज उनके सबसे करीबी माने जाते हैं। और क्या वो करीबी अभी भी बनी हुई है जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के साथ थी इनकी? क्या आज देश के प्रधानमंत्री के साथ भी उतना करीबी रिश्ता इनका है? और बहुत सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज ही मेरे साथ जुड़े हैं जफर साहब। बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी त्रिज्या में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो चलिए बात यहीं से सबसे पहले शुरू करते हैं। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, आपने अपना बहुत कुछ खोया, गंवाया, मेरे ख्याल से फैक्ट्रीज आपकी जला दी गई और आपने एक बड़ा कैंपेन मोदी विरोध में शुरू किया। थोड़ा सा चाहूंगी एक तो उस कैंपेन के बारे में बताएं और उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि आज अगर मोदी के समर्थकों का नाम लिया जाता है तो आपका नाम बहुत ऊपर आता है। नहीं देखिए, बिल्कुल गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए उसमें हमारी फैक्ट्री जो थी वो जल गई, ऑफिस जल गई, घर जल गया था और हम लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। लेकिन वो पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी जो फसाद हुए जितने भी, बल्कि अहमदाबाद में जो फसाद होता था तो सबसे पहले आग लगती थी हमारी फैक्ट्री को। 69 के राइट में, 85 में, 87 में, 90 में, 92 में और फिर ये 2002 में। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही कि वो आग हमारे लिए हमेशा बाग बन गई, तो फिर खड़े हो गए। लेकिन ये हुआ कि इस फसाद में यूँ लगा कि यार इनफ इज़ इनफ, यानी परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम जो है, क्योंकि कभी भी किसी फसाद में जो करने वाले थे वो कभी गिरफ्तार हुए नहीं, ना कभी किसी को सज़ा मिली। तो इस बार यूँ लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। तो बोले किससे करें? तो बोले हमने सोचा भाई चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके खिलाफ। तो चूंकि मैं इंग्लैंड में था उस ज़माने में, अच्छा, तो हमने उनके खिलाफ एक छोटा शुरू किया, लेकिन वो बात आगे चलकर एक बड़ा वो बन गया और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े। हमने बड़ी मूवमेंट की कई शहरों में मोदी साहब के खिलाफ और वहाँ के प्रदर्शन भी किए, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किए। फिर मैंने वहाँ के MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको इस्तेमाल किया। हम खुद उस ज़माने में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर साहब, उनसे हम मिले। फिर लगा कि नहीं इस तरह इससे नहीं होगा, यानी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करने की सारी तैयारियां की और उसमें हमने शेरी बूथ, जो टोनी ब्लेयर जो हैं उनकी अहलिया है, जो बहुत ही मशहूर ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, उनको हमने हायर किया। और सिर्फ यही नहीं, ये सब आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे थे या एज एन ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, मैं अपने पैसे खर्च करके करता था ये एक। दूसरा, हमने लंदन हाई कोर्ट में LK अडवाणी साहब जब होम मिनिस्टर भी थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2002 मेरे ख्याल से नहीं, उससे पहले मैं अमेरिका भी गया, इसलिए कि जब ये हुआ तो मेरे फादर की एक दोस्त की बीवी थी, वो उस ज़माने में अमेरिका की एम्बेसडर थी रोमानिया में। अच्छा। मेरी उनसे बातचीत होती थी, उनका अहमदाबाद में ताल्लुक़ था क्योंकि उनके हस्बैंड अहमदाबाद से थे। तो मैंने कहा कि भाई, और अमेरिका ने कुछ कहा नहीं था, यानी इतना हुआ। तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि यार इतने अगर कुत्ते मर जाते तो अमेरिका शोर मचाता है, यहाँ इंसान मरे और आप खामोश हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा भाई क्यों कुछ नहीं कर रहे आप? तो कहा कि अच्छा मैं कॉलिन पॉवेल से, जो अमेरिका के उस ज़माने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जी,
तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा सकती हूँ। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, गालिबन अप्रैल या मई 2002 में। मैं गया और मैंने बाकायदा एक ख़त लिखा कि तो दंगों के जस्ट बाद ही में बात की बात है, हाँ। तो मैंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी साहब को जो है आप इनका वीज़ा भी रिवोक करो और इनको वीज़ा दो भी मत। तो उन्होंने तो वो मेरा एक वो बना। और बाद में फिर मैंने अमेरिका में भी लोगों से मुलाकात की, अलग अलग शहरों में, बॉस्टन में, हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में। और एक माहौल था। क्या चाहते थे आप? कि भाई यानी सजा होनी चाहिए लोगों को। अच्छा, यानी मोदी का क्या होना चाहिए? कि भाई नहीं, यानी कुछ होना चाहिए, ये नहीं था मुझे। अच्छा, मुझे कोई जाती दुश्मनी तो थी नहीं, उसूल की लड़ाई थी। ये सब कुछ किया। और फिर अडवाणी साहब चूंकि होम मिनिस्टर थे, तो पता चला मेरे ख्याल से जून में अडवाणी साहब इंग्लैंड आ रहे थे कोई टेररिज्म की कॉन्फ्रेंस में। तो हमने अडवाणी साहब के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि दिस मैन शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर यूके। बहरहाल वो भी किया। बाद में खैर वो केस डिसमिस हो गया। फिर अडवाणी साहब आए 6 महीने के बाद दोबारा। तो हमने उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया बड़ा इंडियन हाई कमीशन में। ये सब कुछ किया। और करने के बाद फिर वो मैजिक पिल आपको मोदी जी ने क्या दी कि आप बदल गए? ये हुआ कि एक संजीदगी से मैंने सोचना शुरू किया। तो मुझे एक एक्टिविस्ट की दुनिया दिखी तब कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी, ये भी एक बड़ा बिजनेस है। मैं तो अपने पैसों से लड़ रहा था, लेकिन लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हैं इस मुल्क में, जो पूरी दुनिया में जाते थे। तो मुझे तब ये लगा कि यार मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी टीवी पे जो इंटरव्यू वगैरह आते थे, जैसे मैं एक्टिविस्ट बन गया था। यहाँ रुक रही हूँ आपको। इस दौरान आपके पास कहीं से भी ये कोशिशें नहीं हुई कि मोदी जी की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको कहा जाए कि भाई क्यों ये सब कर रहे हो हमारे विरोध में? ये कोई एफर्ट कहीं से नहीं आया? फिर क्या हुआ कि दोबारा मोदी साहब इलेक्शन भी जीत गए दिसंबर में 2/3 मेजॉरिटी से। और उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया कि भाई आखिर, और मैं इंग्लैंड में भी था, क्या आखिर क्या। तो ये हो गया था, इलेक्शन जीत गए। तब मुझे अहमदाबाद, और हाँ मेरे ख्याल से 2003 मई या जून में मुझे अहमदाबाद से फ़ोन आने लगे कि यार जफर भाई, ये सुना है कि मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात का जो उन्होंने शुरू किया है, तो यार आप उनसे मुलाकात कीजिए और कुछ बातचीत का कोई रास्ता बनना चाहिए। ये मुझे लोगों ने वहाँ से कहना शुरू किया। तो मैं बड़ा वो हुआ कि यार मैंने तो लड़ाई लड़ी है, तो कोई मुझसे क्यों मिलेगा। तो हमारे इस मूवमेंट के जो सरबराह थे, जो हमारे जो मेंटोर थे, वो महेश भट्ट साहब थे एक। तो मैंने, और भट्ट साहब की एक बात मैं कहूँगा, वो बड़े ईमानदार हैं राय देने में, हालांकि लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया कि यार वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मोदी साहब आ रहे हैं और उनसे मिलना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, उनको मालूम था। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया कि यार ये लोग इस तरह से कहते हैं और मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो भट्ट साहब ने मुझे सोच के कहा कि यार देखो, हमारी लड़ाई जो है मोदी से, वो कोई ज़ाती तो है ही नहीं, उसूल पे लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई में भी एक वक्त आने वाला है कि आपको मोदी के साथ बैठना पड़ेगा टेबल पे। तो यूँ समझो कि वो ऑप्शन अभी ले लो, ठीक है, तो बोले कोई हर्ज नहीं है मिलने में। तो मुझे एक हिम्मत आई कि चलो। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने कहा विल बेल द कैट, मोदी साहब को बात कौन करेगा। तो मैंने कहा यार भट्ट साहब आप बताओ। तो फिर कुछ दिनों के बाद भट्ट साहब का मुझे फ़ोन आया कि यार मोदी के दोस्त हैं रजत शर्मा, जो मेरे भी दोस्त हैं, मैं रजत से बात करता हूँ। और वहाँ रजत शर्मा आया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम एक मेल लिखो। तो मैंने एक मेल लिखा मोदी साहब को, और मैंने कहा कि मेरी पहली लाइन थी उस मेल में कि आई एम नॉट एपोलॉजेटिक, मतलब जो अब तक मैंने किया उसके लिए मुझे कोई माफी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी एक रास्ता है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप मेरे भी चीफ मिनिस्टर हो, और मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, तो इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो और मुझे मालूम है कि मोदी साहब के जितने एडवाइजर थे उस वक्त, सब ने कहा कि मत मिलना इससे, ये जफर सरेश वाला बहुत डेंजरस है। उसे एक तो बड़े अभी अधिकारी बने, बाद में वो कहते हैं कि मैं लिख के देने वालों में से था। लेकिन वो मोदी साहब ने खुद तय किया कि नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उनको एडवाइस सबकी ये थी कि भाई इससे क्यों मिलते हो, उन्होंने तय किया। तो हमारी ये बैक एंड फोर्थ हो रही थी, और ये हुई। फिर मोदी साहब ने मुझे कहा फलां जगह पर, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। तो वो एग्री हो गए। अच्छा, मैंने एक राय तो महेश भट्ट से ली
एक वहाँ 2 इस्लामिक स्कॉलर हैं पुराने ज़माने से जिनसे मेरा ताल्लुक में। था, हाँ लंदन में। मैंने उनसे पूछा कि मुझे मुसलमानों की राय नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम की राय चाहिए। उनके सामने ये सारा था, गुजरात का पस मंज़र और सारा। इस पस मंज़र में आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो मौलाना याकूब साहब कासमी बड़े पुराने देवबंद के स्कॉलर हैं, और एक मौलाना ईसा मंसूरी, दोनों ने मुझे कुरान की 10 आयतें सुनाई और कहा कि अगर मसले को हल करना है तो मिलो, और मसला हल नहीं करना तो मत मिलो। तो मुझे एक हिम्मत आई मजहब की भी कि भाई, तो ये हुआ कि जब मिलने का तय हुआ तो मैंने मौलाना ईसा मंसूरी को कहा कि मौलाना बोलना बहुत आसान है, अब आप भी चलो साथ में। बोलते हो, तो वो भी साथ में थे, और हमारी मुलाकात सेंट जेम्स कोर्ट में हुई। तो मुझे अभी तक याद है कि हम जब सेंट जेम्स कोर्ट में 5 बजे का वक्त था, 17 अगस्त 2003, 5 बजे, हम 4:55 मैं जब फॉयर में था, मुझे महेश भट्ट साहब का फ़ोन आया और मुझे कहा उनकी इनिमिटेबल स्टाइल में, ज़फ़र जा रहे हो मोदी से मिलने? मैंने कहा हाँ। अगर उसकी आंखों में आंखें डालकर तुम ये नहीं बोल सकते देयर कैनॉट बी पीस विदाउट जस्टिस, तो मत मिलो। मैंने कहा भट्ट साहब पता नहीं, चीफ मिनिस्टर है, मैं तो ज़िंदगी में कभी किसी चीफ मिनिस्टर को मिला ही नहीं हूँ, तो पता नहीं ये 2 मिनट देता है भाई कि 3 मिनट देता है, कोशिश करूँगा। तो बहरहाल हम लिफ्ट में जब पहुँचे, 5th फ्लोर पे मोदी साहब का कमरा था, तो वहाँ खड़े थे मोदी साहब मुझे इस्तकबाल में, और मेरे गले में हाथ डाला और बोला यार क्या, चल, यूँ करके उनकी जो स्टाइल है ना, ठप, चल यार, क्या तू भी क्या लगाया है तूने। आप डर रहे थे उससे पहले? अच्छा, मैं इतना डर रहा था कि पता नहीं, अच्छा मैं तो डर रहा था कि यार गुजरात की मतलब वो जो सारा था, और मिलोसेविच और क्या क्या उनके ऊपर इल्काब थे लगे हुए, हिटलर, और पता नहीं, मेरे घर में मेरी मदर तो नमाज में बैठी थी, मेरी बहन ने रोज़ा रखा था, पता नहीं मोदी को मिल रहा है क्या होगा, यानी मेरे, अच्छा उससे पहले मुझे बड़ी मुखालिफत हुई लोगों की। जब पता चला कि मैं मिलने वाला हूँ, लोगों ने मुझे आके समझाने लगे इंग्लैंड में। मैंने कहा यार देखो, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बरतानिया का नहीं हूँ। मैंने कहा आप नहीं जानते, मेरे लिए हिंदुस्तान, लोगों ने बड़ा समझाया, वहाँ पर मुस्लिम